नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने पर मुहर लगाते हुए सीट का ऐलान कर दिया है। वो सीट जिससे योगी आदित्यनाथ इस बार 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान पर उतरेंगे, वो है गोरखपुर सीट। जी, गोरखपुर सीट से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बना दिया है। कहां तो चर्चा चल रही थी मथुरा की, और कहां तो चर्चा मथुरा से होते हुए अयोध्या पर आकर रुक गई थी, और कहां आज सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेज दिया है। गोरखपुर से राजनीति शुरू करने वाले योगी फिर से गोरखपुर जा रहे हैं। तो आखिर क्या है इस फैसले के मायने? क्या बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है, या फिर बीजेपी के सामने आ गई है पूर्वांचल का किला बचाने की बड़ी चुनौती? आज साप्ताहिक सर्वे में हम यूपी का नंबर भी दिखाएंगे और ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स के पास भी आपको लेकर चलेंगे। जानेंगे क्या है यूपी की जनता का मूड। डेटा सेंटर से आप देख रहे हैं मेरी सहयोगी शिरीन हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गोरखपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी, उन्नाव से अजय दुबे, लखनऊ से रणवीर, गाजियाबाद से प्रशांत, लखनऊ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, जयपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, और साथ ही आप देख सकते हैं सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन बिना वक्त गवाए आपको लेकर चलेंगे अपने डेटा सेंटर शिरीन के पास। शिरीन, आपके पिटारे में सबसे पहला आंकड़ा किस रीजन का? शुक्रिया रोमाना आपका। तो देखिए, हर बार की तरह इस बार फिर से मैं हाजिर हूं आंकड़ों का पिटारा लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये आंकड़े बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन सबसे पहले तो उस सबसे महत्वपूर्ण जगह का मैं जिक्र करना चाहती हूं जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये गोरखपुर का गोरखनाथ धाम मंदिर है। यानी आप समझ रहे हैं, आज चर्चा इस जगह को लेकर इसीलिए ज्यादा हो रही है, जैसा रोमाना आपने भी कहा ना, क्योंकि चर्चा तो पिछले कुछ दिनों से अयोध्या की हो रही थी, मथुरा की हो रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट फाइनल की तो उसमें योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल कर दी। और इसी को कहते हुए ये सबको चौंका भी दिया, इस बात का ऐलान करते हुए कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उनकी सीट, उनका गृह क्षेत्र गोरखपुर ही होगा। और इस मुद्दे को लेकर अब सियासी दलों को जरूर, जो विपक्षी दल है, उन्हें एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि बाबा को गोरखपुर भेज दिया गया है, कोई कह रहा है कि उनकी घर वापसी हो गई है। बहरहाल ये तो सियासत का विषय हो गया, लेकिन हम आंकड़ों की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, साप्ताहिक सर्वे में सबसे पहला रीजन कौन सा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि गोरखपुर की बात हो रही है तो चलिए पूर्वांचल से ही शुरुआत कर लेते हैं। पूर्वांचल रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल, आंकड़ों पर गौर करिएगा। साप्ताहिक सर्वे में क्या सामने आया है? यानी देखिए, 41% लोगों को यह लगता है, 41% वोट जो है वो बीजेपी प्लस के खाते में जा रहे हैं। और साप्ताहिक सर्वे में 35% के साथ एसपी प्लस जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही बीएसपी की स्थिति भी आप देखिए, 12% यहां पर तीसरे नंबर पर बीएसपी, और कांग्रेस 7%, अन्य 5%। लेकिन यहां पर भी जो दबदबा दिखाई दे रहा है पूर्वांचल रीजन में, वो ये कह रहा है कि अभी भी बीजेपी प्लस के लिए यहां पर बल्ले बल्ले है, क्योंकि 41% वोट जो है वो बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूर्वांचल पर निगाहें सबकी हैं, लेकिन फिलहाल जो सर्वे में साफ निकलकर सामने आ रहा है, सी वोटर का सर्वे, हर हफ्ते हम जानने की कोशिश करते हैं जनता की राय क्या है। तो रोमाना, जनता की राय यह है कि बीजेपी प्लस 41% पूर्वांचल रीजन में। तो ये बड़ा आंकड़ा जो शिरीन ने दिखाया, इस हफ्ते का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी प्लस जो है वो 41% पर है, समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो 35% पर है। और अगर पिछली बार का आपको मैं आंकड़ा दिखा दूं, उससे तुलना करना क्योंकि आसान हो जाता है। ये साप्ताहिक सर्वे है, और पिछला साप्ताहिक सर्वे जो हम आपके लिए लेकर आए थे उसकी तारीख 31 दिसंबर थी, और 31 दिसंबर और आज के आंकड़े देखिए, कोई ज्यादा फासला नहीं, फर्क नहीं इन आंकड़ों में, सिवाय एक बड़े फर्क के, और वो ये कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में फासला बढ़ता हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन का वोट शेयर 1% कम होता हुआ 36% था पिछली बार, इस हफ्ते घटकर 35% पर आ गया है। और वो गैप जो समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में 31 दिसंबर को 5% का था, इस हफ्ते बढ़कर 35%, 41%, मतलब 6% पर पहुंच चुका है। और इस सब के बीच आज का वो सबसे बड़ा ऐलान
योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी को लेकर इसी पूर्वांचल के गोरखपुर जो सीएम सिटी है वहीं से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में सबसे पहले पंकज झा के पास आपको लेकर चलेंगे और पंकज से जानेंगे सीएम की गोरखपुर से ये उम्मीदवारी बीजेपी की मजबूरी या फिर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि चूंकि पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है, आप अगर देखेंगे रोमाना, आप लगातार ट्रैक कर रही हैं, यूपी के अलग हिस्सों के मुकाबले में, चाहे वो पश्चिमी हो या बुंदेलखंड या अवध का, वो पूर्वांचल वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किया है उसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि वोट शेयर का जो गैप है वो लंबा है, लेकिन फिर भी ये वो इलाका है जहाँ की सीधी टक्कर है। और इसीलिए हो सकता है कि गोरखपुर एक छोर तो उसका काशी का है जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, दूसरा छोर जो बिहार से लगा हुआ गोपालगंज कुशीनगर का इलाका है गोरखपुर का, वहाँ से इनको टिकट दिया गया हो। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद गोरखपुर ही है, क्योंकि वो उनकी कर्मभूमि रही है और पूर्वांचल को साधने का तरीका भी हो सकता है यहाँ से चुनाव लड़वाने के पीछे। पंकज झा, जो बात आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जिन 4 रीजन्स का हम हर बार आपको आंकड़ा दिखाते हैं, उसमें जिस बात को रेखांकित पंकज झा भी कर रहे थे, अगर सबसे कम फासला या सबसे नजदीकी मुकाबला इन चारों रीजन्स में कहीं नजर आता है, जो 2 मेन प्लेयर्स हैं, एक बीजेपी प्लस और दूसरा समाजवादी प्लस, वो दरअसल इसी पूर्वांचल रीजन में नजर आता है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हो सकता है, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को अपना उम्मीदवार बनाकर सीधे आपको सीएम सिटी लेकर चलेंगे। गोरखपुर से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, इस ऐलान के बाद गोरखपुर का मिजाज कैसा है? क्या गदगद महसूस कर रही है सीएम सिटी? आपके पास आने से पहले रोमाना, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि असर क्या पड़ेगा, किसे कितना वोट। 41% बीजेपी और 35% पूर्वांचल क्षेत्र में हमारा ओपिनियन पोल तो बता ही रहा है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर इस बार मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है, गोरखपुर से मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए गोरखपुर में अगर 5 बार वो सांसद रहे हैं तो इस बार का चुनाव लड़ना बेहद अलग है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब क्या करेंगे? वो तो लड़ भी यहीं से रहे हैं। देखिए, वो पहले भी लड़े हैं और यहाँ का काफ़ी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया भी है। जब वो सांसद हुआ करते थे, हम लोग डिबेट में पूछा करते थे तो कहते थे कि हमारे पास कोई इतनी पावर नहीं थी कि हम इस गोरखपुर का विकास करें। गोरखपुर 2 मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा था, एक जाम की समस्या, दूसरे जल भराव की समस्या। जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर के लोगों को उम्मीद था कि अब इससे बड़ा पावर तो नहीं मिल सकता, इन दोनों समस्याओं से हमको 5 साल में निजात मिलेगी। लेकिन जब महाराज जी अब यहाँ से लड़ेंगे और जनता के बीच में कुछ नहीं किया, जब जनता के बीच में लंबा भाषण मत दीजिए, बहुत सारे लोग कुछ नहीं किया। आप ये लोग पूछेंगे कि मेट्रो में किस स्टेशन से बैठे हम। मेट्रो को छोड़ दीजिए, मेट्रो नहीं बना, ठीक है, बता दिए। और क्या किया, क्या क्या ये बताइए। गोरखपुर में उन्होंने जितने समाजवादी सरकार में काम शुरू किए गए थे, जो कुछ थोड़ा बहुत पूरा हुए वही हुए, और अपना निजी विश्वविद्यालय पूरा किया, बाकी कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया बीजेपी वाले, कोई काम नहीं किया। ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, मथुरा अयोध्या होते हुए गोरखपुर आने से कुछ नहीं होगा, समाजवादी पार्टी कह रही है। एम्स और फर्टिलाइजर क्या ढाबा है? अगर समाजवादी पार्टी उसको ढाबा समझ रही है तो सुबह 500-500 लोगों का इलाज के लिए लाइन क्यों लग रहा है? सिटी बस कहाँ इस शहर में देख रही है? तमाम परियोजनाएं हैं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। मिनी एनेक्सी, तारामंडल योजना, चिड़ियाघर, सब काम पूरा करने का काम इस योगी दीज ने किया। समाजवादी फीता भले काटते थे, शिलान्यास का पत्थर लगाते थे, काम करती थी। देखिए, सुनिए, ये आप मत करिए, हल्ला नहीं करेंगे, ईमानदारी से बात करिए, मास्क सब लगाइए और दूरी बना लीजिए। क्या कह रहे थे आप पीला गमछा पहन के? समाजवादी पार्टी केवल कागजों में काम करी थी, ग्राउंड पे काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किया। हमने विकास की परिकल्पना को अगर किसी ने सत्य किया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कांग्रेस से हैं आप, गुंडागर्दी क्या कह रहे हैं? गोरखपुर से गुंडागर्दी खत्म करने और पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी, माफिया राज खत्म करने के लिए महायोगी आदित्यनाथ ने जो प्रण लिया। एक सेकंड, देखिए, ऐसा गोरखपुर में न मच्छर मरे न माफिया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस वालों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी निर्मम तरीके से। इससे बड़ा ध्वस्त कानून व्यवस्था कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के भी साथी हैं हमारे साथ, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ तो मठ के संत हैं, बाबा आपके भी हैं। जी, संत और महात्मा जो भी होता है उनकी सभी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन राजनीति में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो विचारों का मतभेद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही ईमानदार है तो महंगाई, बेरोजगारी पे
महिला उत्पीड़न पे हंस रहे हैं मास्क ऊपर के। जो ये सब मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपराध पे चुनाव लड़ रहे। अपराध बढ़ा है यहाँ, ये कह रहे हैं कि अपराध पे लड़ रहे हैं, अपराध बढ़ा है योगी आदित्य। अपराध जो है एक तरह से खत्म हो गया है पूरे प्रदेश से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रचंड पूरे प्रदेश से जो है अपराध खत्म हो गया है। प्रचंड विजय होने जा रही है भाजपा की। योगी जी लाखों लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। बोलिए एक से रुक जाओ। अरे यार सपा वाले भी ताली बजाने लगेंगे, ताली बाद में बजा लेना, बता दो पहले बातचीत करवा लो। इनके प्राश्रय में क्रिकेट खेल माफिया इनके प्राश्रय में क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है जौनपुर के अंदर। लो बताना चाह रहा हूँ, आजम खान जहाँ से सांसद थे, रामपुर से सांसद थे और राम की नगरी से सांसद थे और सीतापुर के जेल में बंद हुए। ऐसा भगवान के लाठी में आवाज है और जेल। अरे भारतीय जनता पार्टी आज आजम खान ने गरीबों के बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय बनवाया। महाराज जी ने भी गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाया। तमाम गरीबों की जमीन जबरदस्ती उसमें ली गई है। आज नहीं तो कल उसका खुलासा होगा और महाराज जी को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो रोमाना यहाँ देखिए चुनाव का ऐलान हो गया है, मुख्यमंत्री यहीं से लड़ेंगे, इस बात का भी ऐलान हो गया है, लेकिन अपने अपने दावे सभी दल के। बिल्कुल, सीएम की ये कर्म भूमि, लगातार यहां से सांसद योगी आदित्यनाथ रहे हैं और अब यहीं से उम्मीदवारी योगी आदित्यनाथ की। विजय विद्रोही जी, क्या ये उम्मीदवारी बीजेपी ने एक तरीके से ट्रम्प कार्ड इसके जरिए खेल दिया है पूर्वांचल में? देखिए, ये स्पष्ट नहीं है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा योगी जी ने खुद जताई या आला कमान ने उन्हें कहा। अगर मथुरा से चुनाव लड़ते तो ये जाट बेल्ट का हिस्सा होता और ऐसे में वो लीड करते, कार्यकर्ताओं में जोश आता। जी, मथुरा से अगर वो चुनाव लड़ते तो आसपास की सीटों पर असर होता और वो एक तरह से सियासी दुश्मन के गढ़ में जाके चुनाव लड़ते। अयोध्या से चुनाव लड़ते तो आसपास की सीटों पर सपा ठीक ठाक हालात में रहती है तो वहाँ फर्क पड़ता। अब गोरखपुर तो उनका खुद का इलाका है, या फिर जैसा पंकज झा कह रहे थे कि पूर्वांचल को साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जो पूर्वांचल जीतता है वो यूपी जीतता है, तो ऐसे में वो पूरा जोर हो सकता है पार्टी वहां लगाना चाह रही हो, लेकिन लीडर आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है अभय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अभय सर, पूर्वांचल 130 सीटों का मामला है, ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के जोर पर इस पूरे इलाके को साधने की कोशिश की, कमजोर नफ्स के तौर पर यह उभर रहा था बीजेपी के लिए, क्या इसीलिए योगी की उम्मीदवारी पूर्वांचल गोरखपुर से? देखिए, कल तक तो इस बात की चर्चा लगभग इस तरह से की जा रही थी जैसे कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही चुनाव लड़ाया जाएगा, और ये तक कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ने में वो बहुत कई चीजें जो है वो साध लेंगे और उसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। राम मंदिर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है, तो इसलिए योगी जी को वहां से चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी। लेकिन आज अचानक उन्हें गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि इससे पूर्वांचल की राजनीति साधी जाएगी। ये बात सही है, मैं पंकज जी की इस बात से सहमत हूं कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी और आज भी चिंतित है, क्योंकि वहां पर अखिलेश का जो गठजोड़ है वो सर्वाधिक प्रभावी दिखाई पड़ता है पूर्वांचल में, इसीलिए वहां पे भाजपा और इसके बीच में सबसे ज्यादा अंतराल भी कम है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं, और शायद ये मेरी कमी भी हो सकती है, कि योगी जी के वहां से चुनाव लड़ने से वो समस्या कैसे हल हो जाएगी, क्योंकि गोरखपुर की जो अपनी राजनीति है योगी जी उसमें गले तक डूबे हुए। ठीक है सर, मुझे अगले रीजन के लिए बढ़ना होगा शिरीन के पास, लेकिन जब लौटूंगी तो मेरे ख्याल से इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी गोरखपुर से है, ये 80-20 वाला जो नैरेटिव अभी तक बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जा रहा था, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आए और वो 1585 लेकर आए, क्या ये उसके जवाब के तौर पर भी देखा जाएगा? फिलहाल अगले रीजन के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए डेटा सेंटर का फिर से आपने रुख किया है तो मैं आपको अब आंकड़े दिखा देती हूं, क्योंकि इससे पहले हम बात पूर्वांचल की कर रहे थे, लेकिन अवध रीजन, क्योंकि अवध को लेकर चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि यहीं से यानी अयोध्या से ये खबरें थी बहुत ज्यादा कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। खैर वो तो अब साफ हो गया है। अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, साप्ताहिक सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया। देखिए, बीजेपी प्लस को यहाँ पर 44% वोट जाता दिखाई दे रहा है और 31% के साथ एसपी प्लस यहाँ पर दूसरे नंबर पर
दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए 9% जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में और कांग्रेस के लिए 8%, अन्य के लिए 8%। तो 118 सीटों का ये साप्ताहिक सर्वे में जो निकल कर आया रोमाना, सबसे ज्यादा यानी कि 44% के साथ बीजेपी प्लस नंबर 1 इस हफ्ते भी। रोमाना, बड़ी बात आप बता रही हैं, सबसे आगे 44% के साथ बीजेपी प्लस अवध रीजन में मजबूत नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके के समाजवादी पार्टी गठबंधन के आंकड़े जा रहे थे वोट शेयर के मामले में 31%, तो सबसे बड़ा गैप भी 13% का गैप यहां पर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन के मुकाबले 13% पीछे और कोई फर्क नहीं आया। 31 दिसंबर जैसी ही तस्वीर आज भी नजर आ रही है इन आंकड़ों में। मतलब अवध जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत किला लगातार बना हुआ है। पंकज झा, अवध में बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। जी हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है अखिलेश यादव के लिए कि दो रीजन जो है खास तौर से रोमाना, एक तो अवध का और बुंदेलखंड का, जहां लगातार प्रयासों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है कि जो लगे कि बीजेपी को वो सीधी टक्कर और कड़ी टक्कर दे रहा हो। और इसीलिए अवध जो है एक कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल, अवध कमजोर कड़ी अखिलेश यादव के लिए, सबसे मजबूत गढ़ बीजेपी गठबंधन के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ। रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, लेकिन क्या अवध मायूस है क्योंकि सीएम की उम्मीदवारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान गोरखपुर से हो गया, इंतजार अयोध्या नगरी को भी था। बात करते हैं, मेरे साथ भाजपा के भी नेता हैं, सपा के भी। पहले दानिश भाई से बात करते हैं। दानिश भाई, आप लोग अवध में उम्मीद कर रहे होंगे कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नाम घोषित हो गया गोरखपुर से। निराश हैं या किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? निराश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस में भी इस बात का पूरा उत्साह है कि आदरणीय योगी जी इस बार चुनावी रणभूमि में कूदे हैं और 2022 में योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में जनता के साथ मिलकर, जनता के साथ, जनता के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी 2022 में अपनी पुनः भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इस रणभूमि में योगी जी के कूदने का मतलब है कि योगी जी ने अब ताल ठोक दिया है। जितने भी विपक्षी हैं और इस ताल से वो घबरा गए हैं और 22 का चुनाव अब तो सर पे है। तो आगामी कुछ 1 महीने के अंदर आपको इस हुंकार की जो है आवाज़ भी पूरी जनता की ओर से दिख जाएगी। और पोलिंग जो जितने भी सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे में भाजपा को भारी बहुमत से जिताया जा रहा है। और सपा का रिएक्शन ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, आप अंबेडकर वाहिनी के अध्यक्ष हैं। भाई साहब कह रहे हैं ताल ठोक दिया योगी जी ने और उसके बाद अब नतीजा आ जाएगा और बिल्कुल डंके की चोट पे बीजेपी की सरकार। देखिए, ताल तो इन्होंने पहले मथुरा से ठोका, उसके बाद अयोध्या से ठोका, अब वापस गोरखपुर जाके ठोके, क्योंकि वो उनका घर है और वहीं से घर में भी घुस जाएगी। वो अपने उस जगह पे चले गए जहां से वो मठ के अंदर जाएंगे और वहीं बैठ करके अब पूरे आजीवन राजनीतिक संन्यास लेकर के, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आम आबाद को, जो आम आवाम थी उत्तर प्रदेश की, उनको बर्बाद करने का काम किया। यहाँ दलितों को 0 फीस पर जो एडमिशन मिलता था, मैं सवाल करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, बताइए पूरे दलितों के कल खाना खाने गए थे? कौन सा दिखावा है? अरे उनके बेटों को आपने शिक्षा से दूर कर दिया 5 साल की सरकार वो 0 फीस पर। हम लोगों ने आंदोलन किया, सपा ने आंदोलन किया, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, आपने लाठियां मारी, पिछड़ों को बर्बाद कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो लड़ाई अभी आप कुछ देर पहले आपकी टीवी पर मैं सुन रहा था, 1585 तमाम, हम लोग उसमें नहीं, हम लोग इस देश के अंदर 95 बनाम 5 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 5% जो आंकड़ा बढ़ रहा है भाई साहब, ये 95 बनाम 5 देखिए, विपक्षी केवल आंकड़े बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यथार्थ में जमीन पे काम करके बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस मोर्चे पे भी आप देखिए, उस मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफल है। चाहे सरकारी नौकरी देने का काम हो, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पिछले 4.5 साल में दी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा है, भाजपा के फेवर में है। 2022 में पुनः सरकार भाजपा की बनेगी। जो काम किया है, जो विकास किया, सबका साथ सबका विकास के काम के आधार पे सरकार आ जाएगी जी? काम के आधार पे सरकार आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ जाएगी। जिस तरह युवा से योगी सरकार ने छलावा किया है, मुझे नहीं लगता कि युवा दोबारा योगी सरकार को बनाएंगे। किसान नौजवान ने मन बना लिया है कि 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनेगी और यहाँ बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं। किस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? अखिलेश यादव जी ने। जी सरकार आ जाएगी? बिल्कुल सरकार है। पैसा आपको क्या लगता है? आम लोग हैं, आप बताइए। सरकार जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी क्या है कि 11 तारीख को ये आपको पता चल जाएगा और
ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हमारी विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई जनाधार नहीं है। और इन लोग को तो खाली ये बताना है कि इनके लिए नहीं करा जा रहा है, हरिजनों के लिए नहीं किया जा रहा है, इनके लिए विकास नहीं हो रहा है, ये सब निराधार है। ये छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। छल कपट की राजनीति है। देखिए छल कपट, अभी मैंने आपने लास्ट माइक हटा लिया, मैंने कहा कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 95 बनाम 5 की है। 5% वो पूंजीपतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम तो हर जाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों के साथ 95 जाते हैं और छलावा की ये लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास रणवीर। और चढ़ते चुनावी तापमान में उत्तर प्रदेश की बदलती सियासी तस्वीर, साप्ताहिक सर्वे आप देख रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर से। मेरी सहयोगी शिरीन मौजूद है और जरा जानते हैं शिरीन से अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या नजर आ रही है। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, ये जानना बेहद जरूरी है और इन दो रीजन का जिक्र करना एक बार फिर से क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 118 और 130 यानी अवध और पूर्वांचल दोनों को मिलाकर 248 सीटें हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ इन 248 सीटों पर जिसने फतह हासिल की, सत्ता से कोई दूर नहीं कर सकता उस पार्टी को। इसीलिए पूर्वांचल रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इसी वोटर का सर्वे क्या कहता है। 41% बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल में 35% एसपी प्लस को वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर 12% वोट के साथ बीएसपी तीसरे स्थान पर है और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 7% वोट कांग्रेस की झोली में जाता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे में 5% अन्य के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वांचल में बीजेपी प्लस को बढ़त दिखाई दे रही है। कुल 130 सीटों का सवाल है और इसके अलावा देखिए पूर्वांचल की तो बात हमने कर ली, जल्दी से अवध के भी आंकड़े एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। अवध रीजन में क्या होने जा रहा है, 118 सीटें अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 44% बीजेपी प्लस को वोट जाता दिखाई दे रहा है और इसके साथ एसपी प्लस की भी बात कर लें जो लगातार बीजेपी को टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर बनी हुई है। 31% वोट एसपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। अवध रीजन में 9% के साथ बीएसपी तीसरे स्थान पर है, कांग्रेस 8% और अन्य 8%। तो ये 248 सीटें दोनों रीजन को मिलाकर और दोनों ही रीजन में यहां पर रोमाना बीजेपी प्लस को बढ़त दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी जो शिरीन दे रही है। पूर्वांचल में बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले, और अवध तो ऐसा लग रहा है जैसे अभेद्य किला बीजेपी के लिए बन चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अवध के उन्नाव से, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे मौजूद हैं और जानते हैं अजय दुबे से कि वो विधायक जिन्होंने अभी पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनमें से 3 इसी अवध इलाके से आते हैं, लेकिन कोई खास नुकसान बीजेपी को हो नहीं रहा है। मजबूत बीजेपी अवध में, जमीन पर भी। निश्चित ही ये आंकड़े और इन आंकड़ों के अलावा जिस तरीके से पूरी भूमिका बनकर आई, असर ये रहेगा, माना जा रहा था कि डेंट होगा, लेकिन आंकड़े बता रहे स्थिति क्या है। हमारे संग मौजूद है दोनों ही पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, आम लोग। अरे लगा लिए नेताजी लोग रुकिए, बात करते चलते हैं। उत्साह में बिल्कुल भाजपा का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता शुरू करते हैं। नेताजी नारा लगा लिए, बताइए आप लेकर इतने सारे लोगों को आए थे, सर्वे बता रहा है कि कोई भूमिका ही नहीं बनेगी, असर ही नहीं रहेगा, बीजेपी फिर ये सर्वे जो भी एबीपी न्यूज का आ रहा है, इसको देखते हुए ये लग रहा है जो भाजपा की भगदड़ मची हुई है उससे ये लग रहा है कि पूरी 300 के ऊपर से समाजवादी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और ये मान लीजिए इस बार साइकिल का पूरा दौड़ है और साइकिल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही, क्योंकि हम ना हिंदू मुस्लिम ना धर्म के राजनीति पे आते हैं। कुल मिला के हम लोग किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, छात्र विरोधी और जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे उनके मुद्दे। ये सपा के नेताजी इतने मुद्दे गिना दे रहे हैं, जमीन पर क्या है भाई? उन्नाव का नेता लोग आ रहा है, आप लोग से क्या फीडबैक दे? जमीन पे जो कार्रवाई होगी वो अभी 10 मार्च को आपके सबके सामने आ जाएगी कि भाजपा ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। ये जितनी भगदड़ मची है, इस भगदड़ में 90% वो हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। सारे लोग जिन्होंने काम 5 साल किया नहीं, सिर्फ घर में बैठ के मलाई काटी है, अब उनकी टिकट यहाँ कटनी है। आज 21 नए चेहरे आए हैं। भाजपा का काम है जो हमारे लोग हैं अगर काम नहीं करेंगे तो ना उनको टिकट दिया जाएगा और ना भाजपा में ना उनका कोई पद पूछना चाहते हैं। बोलिए ना, हम ये पूछना चाह रहे हैं भाजपा के जितने भी सदस्य और जितने भी राष्ट्रीय नेता और जो भी नेता लोग हैं उनसे ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा इतनी अच्छी थी तो जो इनके विधायक, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक थे वो पार्टी छोड़ के क्यों समाजवादी? भाई आप तो समर्थक हैं, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? पार्टी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि पार्टी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कमाई हो नहीं पा रही, इसलिए कमाई, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उनकी कमाई नहीं पा रही। और सुनो,
एक आप कमाई करवाने के लिए लेके आए थे क्या? भाजपा में दलाली नहीं चलती है, ईमानदार विधायक चाहिए। बोले दलाली तो क्या 4.5 साल से क्या? एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ अभी तक इनके पास थे तो सोना थे, और अब जब वो पार्टी छोड़ कर चले आए हैं, लोगों की राय मुद्दा छिड़ेगा तो बात होगी और ऐसे ही ठीक है जो दुबे मैं लौटूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन की आवाजें हैं, जमीन पर जो नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं उनकी आवाजें आप सुन रहे हैं। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मैं जानना चाह रही थी कि 7 से 13 जनवरी के बीच का ये सर्वे, जिसपे 11, 12, 13 ये वो 3 तारीखें हैं जब योगी सरकार के मंत्री एक एक कर बाहर निकले बीजेपी से, और अब तो वो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। इसका कोई इफेक्ट इन आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है, इसका कोई असर जमीन पर नहीं? देखिए, हमारे डाटा में तो साफ यही लग रहा है कि इनकी इस भगदड़ का या इनके पाले बदलने का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे डाटा में स्थिति वही बनी हुई है जो तकरीबन पिछले हफ्ते और उससे भी पिछले 2-3 हफ्तों से बनी हुई है। अवध इलाके में, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, अवध इलाके में बीजेपी कंफर्टेबली 12-13% का गैप समाजवादी से बना के रखे हुए। कई बार ये होता है कि चुनाव से पहले इस तरह के लोग अपने पार्टी बदलते हैं और जमीन पे लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि माहौल बन रहा है और उसका असर होगा। अभी हम थोड़े दिन पहले के अगर चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से पहले इसी तरह जो है तृणमूल कांग्रेस से भगदड़ मची थी और भाजपा में लोग गए थे, बड़े बड़े नेता गए थे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे। और हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि इसका कोई असर जमीन पे नहीं हो रहा है वोटर्स के बीच में। ममता बनर्जी की पार्टी 40% के वोट शेयर के लगातार बनी हुई थी और उसकी सरकार बन गई। ये महत्वपूर्ण उदाहरण आप दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मिसाल आपने यहाँ पर रखी है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से हो रहा था, टीएमसी से निकलकर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन नतीजे सबके सामने है कि जोरदार तरीके से टीएमसी की बंगाल में वापसी हुई है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे अब डेटा सेंटर, मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ मौजूद है। अगला रीजन कौन सा है शिरीन, वहां की क्या तस्वीर है? बिल्कुल रोमाना, देखिए अगला रीजन जो है ना वो सबसे ज्यादा सीटों को लिए हुए है, यानी कि मैं बात कर रही हूं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी रीजन में 136 सीटों का सवाल है और देखिए यहीं से यूपी में चुनावों की शुरुआत भी होने जा रही है, क्योंकि पहले चरण में जो 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे वहां पर पश्चिमी यूपी की ही सीटें हैं। तो जल्दी से यहां की भी तस्वीर देख लेते हैं कि साप्ताहिक सर्वे में इन 136 सीटों की स्थिति क्या निकल कर आ रही है। आंकड़े आपके सामने है, पश्चिमी यूपी रीजन में किसे कितना वोट मिलने जा रहा है, तो 40% वोट यहां बीजेपी प्लस को मिलने जा रहा है। पश्चिमी यूपी रीजन में साप्ताहिक सर्वे ये कहता है एसपी प्लस को 33% सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 15% के साथ बीएसपी तीसरे स्थान पर है और कांग्रेस की स्थिति 7% वोट यहां पर कांग्रेस को जाता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट। तो यानी कि पश्चिमी यूपी रीजन 136 सीटें और सबसे ज्यादा यानी पहले नंबर पर रोमाना 40% वोटों के साथ बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है। बड़ी बात आप कर रही हैं और मुझे लगता है जरा हम दर्शकों को दिखा भी देते हैं कि पिछली बार मतलब 31 दिसंबर को क्या तस्वीर उभरी थी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके की, जो सबसे बड़ा रीजन है, 136 सीटें आती हैं। और ये देख लीजिए कोई बदलाव नहीं है, 31 दिसंबर जैसी ही तस्वीर आज की इन आंकड़ों के जरिए नजर आ रही है। वही 6% के आसपास का गैप जो बना हुआ है, 33 और 40% का गैप जो बना हुआ है यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच। कुल मिलाकर पंकज झा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां समीकरण सेट है। देखिए मोटे तौर पर ये जो 7% का गैप है और ये बड़ा गैप है, हालांकि 2017 के मुकाबले देखिए तो 22% और 40%, 18% का गैप था, लेकिन पश्चिमी यूपी में आरएलडी से गठबंधन करके उन्होंने उस गैप को भरने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता ये है कि वहाँ पर अब भी कुछ इलाकों में जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो हालात हुए हैं ना, हिंदू वोटर एकजुट हुआ है, सैनी, साक, आपको बताऊं कि गुजर, ये सब जो लोध, प्रजापति, कश्यप, ये सब वो अभी तक बीजेपी ने अपना सामाजिक समीकरण बरकरार रखे हुए हैं। और सबसे चिंता की बात ये है ना इसमें कि चुनाव उधर से ही शुरू हो रहा है और उसका असर बाकी चरणों में यूपी के अलग हिस्सों में भी पड़ सकता है। तो ये खतरे की घंटी है एक तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के लिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं, चलते हैं सीधे गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां से मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रशांत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी क्या इसी तरीके का मिजाज लोगों का नजर आ रहा है जिस तरीके की तस्वीर आंकड़े में नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही जो उत्तर प्रदेश के
विधानसभा चुनाव की शुरुआत होनी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से। हम बाकी रीजन्स की भी बात सुन रहे थे और यहाँ हमारे साथ जो 4 प्रमुख खिलाड़ी हैं इस चुनाव में, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, उन सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हम बारी बारी से पहले उनसे पूछते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, दूसरी चीज़ रोमाना मैं ये भी बताऊँ कि जिन 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था बीजेपी से, उनमें एक मंत्री इसी रीजन से आते हैं, धर्म सिंह सैनी, जो नकुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संजय यादव हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि जो मंत्री आ रहे हैं बीजेपी छोड़ के बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आप लोग अभी भी 33% पे ही बने हुए हैं। बीजेपी से 7% कम वोट मिल रहा है आप लोग को। कहाँ कमी रह गई संजय? देखिए, आपके सर्वे जो आप करा रहे हैं उसके आंकड़े अलग हैं और जनता ने जो मन बना रखा है वो अलग है। वो 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि जनता का मन कितना और कितने % किसके साथ है। क्या मन है और क्यों ऐसा लगता है? वो इसलिए ऐसा लगता है कि जो 5 साल में जनता के जो काम नहीं हुए, पब्लिक जिन चीज़ों के लिए परेशान रही है, कोरोना में यहाँ गाजियाबाद के अंदर लोग बाग पहली बार ऐसा हुआ हिंडन पे वेटिंग में रहे हैं। हिंडन हमारे यहाँ शमशान घाट है जहाँ पे लोगों को जाके अंतिम क्रिया की जाती है। इतना कोरोना के दौरान कोई काम नहीं हुआ। संदीप त्यागी है हमारे साथ बीजेपी के, बिल्कुल ही काम नहीं। क्या ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कोरोना के दौरान आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया? आपको हालांकि 40% वोट मिल रहे हैं इस रीजन में और आप सबसे आगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही जब कोरोना काल चल रहा था तो सड़कों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नजर आ रहे थे। लेकर चप्पल बांटने से लेकर के जो जिन लोगों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी उन लोगों को चप्पल तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे थे। दूसरी तरफ खाना देने का काम यहाँ लगातार जनप्रतिनिधियों के जो है अब उन्होंने भंडारे चलाए हैं, लोगों को भोजन तक देने का काम किया, सूखे भोजन से लेकर के और बना हुए भोजन तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मैं बता दें, लेकिन आपके मंत्री तो छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है कि सरकार? मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री धर्म सिंह सैनी पार्टी छोड़ के गए हैं वो इसलिए पार्टी छोड़ के गए हैं क्योंकि उनके यहाँ जो बसपा सरकार में वो दलाली करते थे, जो उनके यहाँ धंधे चलते थे वो यहाँ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुए, तो इसलिए उनको इस बात का दर्द हुआ कि वो पैसे नहीं कमा पाए। आपने देखा होगा जब वो इस्तीफा दे रहे थे। मैं बसपा के भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में दलाली करते थे वो सब, और आप तीसरे नंबर पे बने हुए हैं, क्या वजह? सब देखिए, पहले तो मैंने बता दूं कि अगर वे दलाली करते थे तो शुरू में क्यों नहीं बाहर किया? जब इन्हें पता ही वो दलाली करते हैं, दलाली लेते हैं, तो इन्हें शुरू में बाहर कर देना चाहिए था। 5 साल तक उनके समर्थन से सरकार चलाई है, आज कह रहे हैं दलाली है। मैं कांग्रेस के एक प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, उनसे पूछूंगा, आप लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं संजय जी, क्या वजह? देखिए, ये आपका कहना है, पब्लिक नहीं मानती। पूरे 5 साल में जितना प्रियंका जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने संघर्ष किया है, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, चाहे कोरोना काल हो, चाहे दवाई बांटने का काम हो, जितने मुकदमे। तो आप देख रही हैं रोमाना, सभी दलों की अपनी अपनी राय है। देखिए, हमारा मकसद यही होता है, इसीलिए हम जमीन से आवाजें भी सुना देते हैं। हम सिर्फ आंकड़ा दिखाते नहीं है ताकि किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश रहे नहीं। और 3 बड़े रीजन्स उत्तर प्रदेश के, जिसकी तस्वीर साफ हो रही है। पूर्वांचल में बीजेपी समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले 6% की गैप के साथ आगे। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए 7% की बढ़त है, और वहीं अवध में तो सबसे ज्यादा 13% की बढ़त के साथ बीजेपी आगे है। तीनों बड़े रीजन्स के अंदर बीजेपी की बढ़त। सीधे लखनऊ लेकर चलेंगे रणवीर के पास, जिनके साथ इस वक्त कुछ स्थानीय नेता मौजूद हैं। रणवीर, ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब आप तो रुक जाइए, आप बैठक लगी। रणवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप आइए, चाय इत्मीनान से दिया जाएगा ना? जी जी रणवीर, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े हिस्से, तस्वीर साफ, बीजेपी को बढ़त। तो मैं आपको इन लोगों से बात कराता हूं, चूंकि यहाँ पे माहौल मौसम का बहुत ठंडा है लेकिन माहौल गर्म हो चुका है, इसलिए आवाज थोड़ी कम आ रही है। भाई साहब, अभी आप कुछ आरोप लगा रहे थे, बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे सर्वे में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या? जी, बीजेपी बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर चौधरी जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे हैं, और 2016 में जो जन क्रांति हुई थी, जो छात्र क्रांति हुई थी, जिसमें लोक सेवा आयोग पर यादव सेवा आयोग लिख उठा था, उसमें ये हमारे सहभागी भी थे साथ में। उसमें ये स्पष्ट था कि जितने भी 2013 के बाद जितनी भी नौकरियां आई हैं, उसमें एक ही जाति के लोग टॉपर बना करते थे। एक सब ये लोग आरोप क्या बताइए जी, सवाल ये माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है सर्वे में, क्या? देखिए, माहौल जनता के दिल में भी हो, टीवी के स्क्रीन पर भी हो और ईवीएम पर भी हो, हर जगह आपको माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखेगा। वो इसलिए कि विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है,
क्या किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाँ बहुत काम किया। उनके किसानों का जीप चढ़ा करके इनके मंत्री ने किस तरह से किसानों की हत्या करने का काम किया, ये इनका काम है। मैं आ रहा हूँ जी। और आइए अब जरा सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, बड़ी तस्वीर यही उभर कर आ रही है, 3 बड़े हिस्से उत्तर प्रदेश के और तीनों में बीजेपी को बढ़त। बिल्कुल, देखिए तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी की बढ़त हासिल है, बढ़त बरकरार रखी हुई है और तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अखिलेश यादव 33-34% से ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये अपने आप में हैरत की बात है। पिछले 15 दिनों में इतनी राजनीतिक हलचल हुई है, इतनी उठापटक हुई है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से एक पत्ता तक नहीं हिला है। ये थोड़ा मुझे लगता है हैरानी की बात है। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देना चाहता हूँ कि पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 65 लोगों को टिकट दिया था जिनको वो बाहर से लेके आई थी, उसमें से 52 जीते थे, 80% जीते थे। और समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने मिलकर 64 लोग बाहर से लेकर आए थे, जिसमें से सिर्फ 7 जीते थे, यानी 11% के आसपास। पश्चिम बंगाल की अभी बात हो रही थी, टीएमसी के 34 विधायक बीजेपी में गए थे, जिसमें से सिर्फ 2 जीते थे। यानी कब दांव उल्टा पड़ जाए, कब दांव सही पड़ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है राजनीति में। कम से कम ये आंकड़े ये बता रहे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल सी वोटर का ये सर्वे जिसके आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर आपका इंतजार कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला साप्ताहिक सर्वे आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े रीजन्स, तीनों में बीजेपी को भारी बढ़त। और ऐसे में पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्या है? यूपी में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? आइए वो बड़ा आंकड़ा जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर से। मेरी सहयोगी शीरीन हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि यूपी का फाइनल आंकड़ा क्या कहता है, इंतजार सभी को इसका है, लेकिन यूपी का फाइनल आंकड़ा यानी कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हवा किस तरफ बह रही है उसका हम रुख करें। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण रीजन यानी कि बुंदेलखंड का जिक्र कर लेते हैं। 19 सीटों के साथ सबसे छोटा रीजन भले ही हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पिछली बार बीजेपी के लिए यहां पर सभी सीटों पर परचम लहराया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार सेंधमारी की तैयारी बाकियों की भी है। तो देखिए आंकड़े आपके सामने है। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितना वोट मिलने जा रहा है? बीजेपी प्लस को 42% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे में 33% के साथ एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है और बीएसपी को 11% वोट इस रीजन में मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि देखिए 9% वोट कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 5%। तो कुल 19 सीटें बुंदेलखंड की, लेकिन यहां पर बढ़त बीजेपी को ही। और अब देखिए इंतजार जिसका सभी कर रहे हैं, फाइनल आंकड़ा क्या कहता है? यूपी का चुनावी सर्वे, साप्ताहिक सर्वे में फाइनल तस्वीर क्या निकल कर आ रही है? यानी कि बिग पिक्चर आपके सामने। 41% वोट इस वक्त बीजेपी प्लस को इस फाइनल सर्वे में, इस चुनावी सर्वे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एसपी प्लस की स्थिति है कि 34% वोट यहां पर एसपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिग पिक्चर ये कहती है कि बीएसपी को 12% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति है 8% की, अन्य के खाते में 5%। तो रोमाना, यूपी का चुनावी सर्वे बिग पिक्चर यही कह रही है कि 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले नंबर पर बनी हुई है। तो दूर दूर तक कोई टक्कर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इस आंकड़े के मुताबिक मुकाबला जो है वो पूरी तरीके से जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर सिमटता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच। लेकिन फासला देख लीजिए आप, 34% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और 41% पर, मतलब 7% का फासला, 41% पर बीजेपी गठबंधन लगातार बना हुआ है। और यही कहानी हफ्ते दर हफ्ते देखने के लिए मिल रही है। हालांकि 31 दिसंबर के मुकाबले आज का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 1% फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को जरूर हुआ है। लेकिन इस बीच एक और आंकड़ा आपको दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने 10 जनवरी को हमारा ओपिनियन पोल देखा था और ये महीनावार वाला ओपिनियन पोल है। ये 10 जनवरी जो ओपिनियन पोल मैंने आपको दिखाया था उसमें आंकड़ा दिलचस्प निकल कर आ रहा था कि बीजेपी गठबंधन तब 42% पर था। लेकिन आज का ये आंकड़ा जो साप्ताहिक सर्वे का है वो बीजेपी गठबंधन को 41% पर दिखा रहा है। मतलब अगर इनको कंपेयर किया जाए तो यहां पर 1% का नुकसान बीजेपी गठबंधन को हो रहा है 10 जनवरी वाले आंकड़े के मुकाबले। आज 15 जनवरी वाले साप्ताहिक सर्वे में 41% पर बीजेपी और वही 1% का फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ 33% समाजवादी पार्टी गठबंधन था जो आज बढ़कर 34% पर नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ये कहकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा है। तुम ना घर के रहोगे ना घाट के,
ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें दोबारा अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना घर के रहोगे ना घाट के। देखिए, आज जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ और योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी गोरखपुर से घोषित की गई, तो अखिलेश यादव सामने आए और बोले पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। यकीनन ये उसी पर चुटकी भरे अंदाज में पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के लिए लिख रहे हैं, तुम तो ना घर के रहोगे ना घाट के। मतलब पूरी तरीके से अपनी जीत की हुंकार पंकज झा योगी आदित्यनाथ ने भर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दोपहर से जैसे ही योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, अखिलेश यादव को मौका मिल गया। एक तो पहले घर के झगड़े को वो भड़काना चाहते हैं कि राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, फिर कह रहे थे कि कल ही टिकट बुक कर दिया गया है, गोरखपुर उन्हें वापस भेज दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़े तंज लहजे में, जो एम योगी आदित्यनाथ ऑफिस के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, उससे उन्होंने कहा है कि बबुआ तुम न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ का जो कॉम्बिनेशन हुआ था ना, मायावती और अखिलेश यादव का, उस लिहाज से योगी ने अब पलटवार किया है अखिलेश के खिलाफ। बिल्कुल, सीधे जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में कोई ग्राउंड जीरो हो सकता है तो यकीनन वो गोरखपुर ही होगा, जो अभी तक बतौर सांसद कर्मभूमि योगी आदित्यनाथ की रहा। योगी आदित्यनाथ का घर सीएम सिटी, लेकिन अब तो उम्मीदवारी भी यही गोरखपुर से पार्टी ने तय कर दी है योगी आदित्यनाथ के लिए, और उसी को लेकर जो विपक्ष की तरफ से घेराबंदी, अब आक्रामक होकर योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं, ट्वीट कर हमला बोला है अखिलेश यादव पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बबुआ अब न रहोगे घर के न घाट के। क्या करेगी सपा? अब तो ऐलान कर दिया उन्होंने, कहा कि पूरे प्रदेश का अभिभावक मुझे ही चुनेगी जनता। कहाँ जाएंगे अखिलेश? सर, जो घर और घाट की बात हो रही है, किसकी घर वापसी अभी अभी हुई है 2 घंटे पहले, ये सबको पता है। और ये चीज़ें कहना, देखिए, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। ये घर और घाट, ये गाय गोबर, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं, मतलब ये है कि भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, मतलब ये है कि बेरोजगारी दर क्या है, मतलब इससे होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहा है इस बार गोरखपुर, हर बार वो सांसद बनते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, माहौल बदलेगा यहाँ पर। और जो हमारे साथी रोजगार की बात कर रहे थे, एम्स में हजारों रोजगार मिला, फर्टिलाइजर में हजारों रोजगार मिला, चिड़ियाघर में रोजगार मिला, अनगिनत काम हुए। और 100 रोजगार भी जोड़ ले तो इस शहर में कम से कम 40 से 50 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, और हर जगह 100 भी जोड़ेंगे तो 50,000 आदमी को रोजगार मिला। अच्छा, ये बताइए, फाइनल जो आंकड़ा है हमारा, उसमें 41%, हालांकि 1% की कमी आई है बीजेपी के। इस बार चारों रीजन मिला दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यहाँ के लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव लगातार उनको घेर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर पहले ही वापस घर वापसी कर दी है बीजेपी ने। आपको लगता है घर वापस आ जाएंगे या तो फिर से लखनऊ जाएंगे? अखिलेश यादव वह अपना देखें, कहाँ से वह चुनाव लड़ेंगे। अभी तो श्री कृष्ण भगवान उनके सपने में आ रहे हैं, ठीक है ना। वह अपना सोचें कि सपने में आए हैं तो उनका क्या होगा, वह क्या करेंगे। वह यह नहीं तय कर पा रहे थे हम कहाँ से चुनाव लड़ें, कहाँ से ना लड़ें। बाबा जी गोरखपुर आए हैं, एक वोट भी बसपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पाएगी नहीं। बाबा जी को गोरखपुर क्षेत्र के सभी लोग, जितना भी वोट पोलिंग होगा, सब केवल बाबा जी के। बाबा जी, सब वोट बाबा जी को मिलेगा, एक को वोट नहीं पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 400 सीटें ला करके उत्तर प्रदेश में 400 ला रहे हैं। ये 400 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं। 40 सीट पाचा वही बहुत है, 40 सीट पाचा वही बहुत है इनके लिए। ये भी कहा है कि 3 सीटें विपक्षियों के लिए छोड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें भी समाजवादी के लोग यहाँ से निकल लिए, अब कहाँ से इकट्ठे? उसमें विपक्षियों में भी जो 3 सीटें छोड़े हैं वो केवल भाजपा के लिए नहीं है। ये 3 सीट, केवल 3 सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा के लिए नहीं है। 400 सीट से बना रही है सरकार सपा। सुन लो, मुंगेरी लाल का आशीष सपने देखने में मास्क ऊपर, नीचे नहीं, मास्क ऊपर। कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, खुश होना चाहिए।
लेकिन प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज में की सरकार में जिस तरह से विकास की अनगिनत फेहरिस्त है, 3 सीट दे रहे हैं, ये 3 सीट केवल दे रहे हैं, वो भी बीजेपी की नहीं है। पूरे पूर्वांचल में जो है एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला, खाता नहीं खुलने वाला है। लोग हवा में बात करते हैं, एको नहीं मिलेगा सीट। आपसे बता दूं मैं कि इनकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी गोरखपुर से, तो मतलब सोचिए भी मत। पूरे पूर्वांचल में एक सीट ये पा जाए तो जो कहिए सो, एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम सपने में आ रहे हैं बस। पूर्वांचल के अंदर भी 80% वोट समाजवादी पार्टी के हाथ में जा रहा है, 80%। तो कुल मिलाकर रोमाना देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी लाव लश्कर था, लेकिन वो चले गए, अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। कह रहे हैं 403 में 400 जीत रहे हैं, 3 जो छोड़ रहे हैं वो भी बीजेपी के लिए। बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा, ये दावा जो ये कर रहे हैं जमीन से। फिलहाल मैं जल्दी से आपको अभय दुबे के पास लेकर चलूंगी। अभय जी, मैं ये जानना चाह रही हूं कि अयोध्या की बात थी, उम्मीदवारी का ऐलान गोरखपुर से होता है योगी आदित्यनाथ का। क्या ये विपक्ष की तरफ से जो 1585 का जिक्र किया गया है, विपक्ष की पिच पर उतरकर बीजेपी जवाब दे रही है क्या? देखिए, इन सब बातों का कोई भी आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार जवाब ढूंढ सकते हैं। असली बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले और उसके आसपास की राजनीति किया करते थे। इस राजनीति का एक जातिगत समीकरण है, हम सब लोग उस समीकरण के बारे में जानते हैं। वहां के जो विधायक है राधा मोहन दास अग्रवाल, हम भी जानते हैं कि योगी जी से उनकी बिल्कुल नहीं पटती। योगी जी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनको चुनाव हरा दिया जाए। उनकी कोशिशों के बावजूद वो चुनाव कभी नहीं हारते हैं और बार बार वो एमएलए चुनते हैं। एमएलए चुने जाने के बावजूद, इतने वरिष्ठ एमएलए होने के बावजूद भी उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा के पूरे बंदोबस्त में कोई खास जगह नहीं मिलती। अब योगी जी एमएलए के उम्मीदवार के तौर पर इस पूरे क्षेत्र में लौटे हैं और उन्हें खास तौर से जो वहां की राजनीति है उससे निजी तौर पर अपनी सीट पे भी निपटना पड़ेगा। तो ये चीज योगी जी के लिए ठीक है, वो बड़े नेता हो गए मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उनके लिए चुनाव हो सकता है वो आसानी से चुनाव जीत जाएं, लेकिन उनके लिए कुछ खास तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। अगर वो अयोध्या से लड़ते या मथुरा से लड़ते तो उस तरह की मुश्किलें उनके लिए हो सकता है वहां पर ना होती। और एक बड़ा संदेश भी जाता है जिसका बार बार जिक्र हो रहा था जब ये चर्चा गर्म थी कि मथुरा या अयोध्या कहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल विजय विद्रोही जी हमारे साथ मौजूद है। तो विजय जी, मतलब रास्ता आसान योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फाइट टाइट है? देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से तो 7% वोट का फासला है, और 7% वोट अगर बाइपोलर चुनाव हो रहा है तो ठीक सीधा 100 से ज़्यादा सीटों का अंतर बैठता है। तो इस हिसाब से तो रास्ता आसान दिखता है। लेकिन 10 जनवरी और 15 जनवरी 5 दिन के अंदर अगर 1% वोट घटता है और बहुत सारी चीज़ें जिस ढंग से तेज़ी से घट रही हैं, और दूसरी बात है कि 25% वोटर आज की तारीख में भी माना जाता है कि जो अनडिसाइडेड है, जो फैसला नहीं किया है और वो अंतिम समय में फैसला करता है ऐसा वोटर, तो बहुत कुछ चीज़ें उन चीज़ों पर भी निर्भर करती है। लेकिन दोनों गठबंधन अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। अब इसमें और ज़्यादा और गुंजाइश उस रूप में कम से कम दिखाई नहीं देती कि घटत बढ़त की उस रूप में स्थिति क्या है। लेकिन अब जनता की नाराज़गी है, जनता की नाराजगी वोट में ट्रांसलेट होती इस सर्वे में दिखाई नहीं दे रही है। सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है खालिद अख्तर के पास हमें चलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो बात विजय जी ने यहाँ पर अंडरलाइन की है, खालिद अख्तर साहब आप बेहतर बता पाएंगे। 10 जनवरी का आंकड़ा 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन के खाते में, आज का आंकड़ा 41%। 5 दिन के अंदर ये 1% का नुकसान। हालांकि ये साप्ताहिक सर्वे है, वो महीनावार सर्वे था। तो क्या माना जाए सर, क्या ये चरम पर पहुंच चुके हैं राजनीतिक दल, यहां से ये वोट शेयर कंसोलिडेट, या अभी भी बड़ा खेल ऊपर नीचे का हो सकता है? देखिए, बड़ी तस्वीर तो यही है कि लगभग ये चरम पे पहुंच चुके हैं दोनों गठबंधन। जो तस्वीर 1.5-2 महीने पहले बन गई थी, लगातार हम देख रहे हैं उसी के आसपास चीजें हो रही हैं। उतना ही वोट शेयर दोनों को आ रहा है पिछले 6 से 8 हफ्ते में। हाँ, ये पिछले 2-3 दिनों में, पिछले हफ्ते से अब तक 1% का ये आया है, कमी आई है बीजेपी के उसमें। उनके लिए थोड़ा परेशानी का सबब हो सकती है, कुछ राजनीतिक जो है घटनाएं घटी हैं, और आगे क्या होगा ये भी कई चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन बड़ी तस्वीर यही है कि अब ये दोनों गठबंधन अपने चरम पे पहुंच चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव होने की गुंजाइश अब दिखती नहीं है, और ये 7% का गैप लगातार बना हुआ है। और जाहिर सी बात है, 7% के गैप के साथ जो है बीजेपी 41% पे आज की तारीख में कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार बनाने के।
और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और जो दारा सिंह चौहान, इनके जो पार्टी छोड़ करके उसमें आने के जो हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है, वो हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। लेकिन आज की तारीख में लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इनका होता हुआ नजर नहीं लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर सर, पिछले 5 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन का जो फासला है वो 9% से घटकर 7% पर आ गया है। फिलहाल जरा जल्दी से एक बार फिर गोरखपुर लेकर चलेंगे, क्योंकि आज गोरखपुर से ज्यादा हॉट कोई सिटी है नहीं। उम्मीदवारी का ऐलान योगी आदित्यनाथ का इसी गोरखपुर से किया गया है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे में ज्ञानेंद्र, जो दूसरा नाम सामने आ रहा है गोरखपुर से बार बार घूम कर, राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको लेकर सहानुभूति गोरखपुर के लोगों के मन में या फिर खुशी ज्यादा है कि योगी की उम्मीदवारी हो गई है? राधा मोहन अग्रवाल जी निकल नहीं रहे हैं, कमरे से बंद कर लिए हैं अपने आप को कि कोई किडनैप कर लिया है। क्या है, सहानुभूति है उनके प्रति आप लोगों के मन में कि योगी आदित्यनाथ के आने की इतनी खुशी है कि भूल गए आप अपने विधायक को? वो एक बहुत बड़े नेता हैं और वो हो सकता है अयोध्या मथुरा कहीं से भी लड़ सकते हैं, हो सकता है हमारे सांसद भी बन सकते हैं, तो उनके बारे में कहना कुछ बहुत हो सकता है। लेकिन हो तो ये गया है कि टिकट उनकी कट गई है, बाबा आ गए हैं। अब क्या होगा राधा मोहन अग्रवाल का? अब देखिए, क्या देखें, यही होगा जो दिख रहा है, यही होगा। सपा वाले उनको एक विधायक, हाँ क्या बोल रहे हैं? सपा वाले उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं संपर्क स्थापित करने के लिए। सपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनके दरवाजे बार बार घूम रहे हैं कि कहीं संपर्क स्थापित हो जाए। ये लोग संपर्क का नहीं कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है तो। लेकिन राधा मोहन अग्रवाल अभी निष्ठा भाजपा में ही रखे हैं, तो कैसे इन लोगों के दरवाजे पर चले जाएंगे? नेता जा रहे हैं क्या जुगाड़ में उधर किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका धीरे से बताइए, धीरे। ये उनका पर्सनल मामला है और इन मामलों में हमारा कोई वो कहाँ है राधा मोहन अग्रवाल, कहाँ है? देखिए, नगर विधायक जी अपने आवास पे होंगे और कहाँ जाएंगे? और आप गए थे क्या उनसे मिलने? गए थे क्या? आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे हम गए। हमसे मुलाकात हुई है। क्या कहें, एकदम धीरे धीरे बताइएगा। डॉक्टर साहब जो है संगठन से जुड़े हुए हैं और जो है उनका ये मानना है कि पार्टी ने, नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसको वो मानेंगे आगे आने वाले समय में। फेसबुक लाइव में आते हैं, एक वीडियो जारी करें और कहें कि हम बम हैं, बहुत खुश हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़े। काहे एक वीडियो जारी नहीं करवा? आदित्यनाथ उनके गुरु हैं और वो शिष्य हैं जो 8 बजे रोज फेसबुक पर लाइव आते हैं और वह आज भी लाइव आएंगे। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि वो सच्चे सिपाही हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं और योगी आदित्यनाथ के आने से ज्ञानेंद्र धीरे बोलिए, ज्ञानेंद्र धीरे बोलिए। कुरेदने की आपने बहुत कोशिश की, निकला कुछ है नहीं। 8 बजे का दावा जो किया जा रहा है, मुझे लगता है उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए कि 8 बजे फेसबुक लाइव के लिए आएंगे या नहीं आएंगे RMD, जिस नाम से वो जाने जाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में जल्दी से अपने खास मेहमानों को रुक करेंगे 30 सेकंड। आज का ये सर्वे और इस पर आपका ओपिनियन। पंकज झा, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही लग रहा है रोमाना कि जैसा कह रहे थे दोनों तरफ से कि दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले में अखिलेश यादव उसके गठबंधन ने बहुत बड़ा जंप किया है। लेकिन जिस जंप से वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, फिलहाल उसकी गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है। विजय जी, मैंने तो कुछ देर पहले जो कहा था मैं उसी को रिपीट करता हूं कि 35% क्रॉस करते हुए अखिलेश यादव लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बीजेपी 40% से नीचे आती दिख नहीं रही है। अगर आगे कुछ दिनों में, अभी भी पहले दौर का चुनाव में होने में करीब 25 दिन बाकी है, अगर कोई बड़ी उठापटक होती और एक नॉकआउट पंच मारने की कोशिश कोई करते हैं अखिलेश यादव, अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो ही खेल बिगड़ सकता है। नहीं तो मामूली अंतर से हो सकता है 2-2.5% का फासला रह जाए, बीजेपी चुनाव निकालने की स्थिति में लगती है। अभय जी, ये सिर्फ मसला 2-3% वोटों का है। अखिलेश, भाजपा और समाजवादी पार्टी में नजदीकी खेल हो गया है। सिर्फ 2% या 2.5% वोट अगर इधर होता है तो दोनों बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। फिर ये बाजी किसी की भी हो सकती है और यही इस पूरे सी वोटर के सर्वे की पूरी कहानी है। भाजपा नंबर 1 पर है, लेकिन अखिलेश तेजी से उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो खालिद अख्तर साहब, करीब 7% वोटों के आसपास अगर गैप है तो फिर 100 सीटों के आसपास का गैप दोनों दलों के बीच, और अगर यह मामला 2-3% पर सिमट जाएगा तो खेल पलट सकता है क्या? लेकिन नजदीकी हो सकता है खेल। बाकी आने वाले दिनों में क्या किस तरह के सियासी हालात बनेंगे, जो लोग टूट करके आए हैं उन्हें अखिलेश कैसे एडजस्ट करेंगे, अखिलेश के जो कैंडिडेट्स वहां पे टिकट्स मांग रहे थे उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारी अभी इन चीजों पे देखा जाना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि
इनसे डेवलपमेंट हो सकता है ऐसा कि अखिलेश के फेवर में 2-3% का स्विंग हो। अगर होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मामला नजदीकी हो सकता है। अगर होगा तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा, वो आप ही सर्वे एजेंसी के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, आप ही के आंकड़ों का हमें इंतजार रहता है और उसी पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस ओपिनियन पोल में हमारे साथ जुड़ने के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।